We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान के बीच भीषण चले तनाव के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। उधर ईरान में भारतीय दूतावास ने बीती रात ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू किए गए भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन को अब बंद करने की जानकारी दे दी है। साथ ही कहा कि भारत ईरान के हालातों पर लगातार बारीकी से नजर रख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार सुबह 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत वापस लौट आए। इस तरह ईरान इजराइल के तनाव के बीच दोनों देशों से 3,394 भारतीयों को अब तक भारत वापस लाया जा चुका है। भारत के शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन केनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी। भारतीय समय अनुसार ठीक दोपहर 12:01 पर उनके स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरने के बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज में कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। इजराइल ईरान के बीच सीज़फायर होने के बाद अब आई एक नई रिपोर्ट ने ईरान के उन परमाणु ठिकानों के सुरक्षित होने का दावा किया है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है। यह दावा एक सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। इस रिपोर्ट में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हुए नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं रिपोर्ट के सामने आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर इन दावों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को फेक न्यूज करार दिया है। नीदरलैंड्स के हेग में हो रहा नाटो समिट इस बार ऐतिहासिक बन सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त शर्तों और तीखे तेवरों ने इसे और ज्यादा विवादित बना दिया है। इस बार की मीटिंग का एजेंडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर यूरोपीय देशों के रक्षा खर्च में हिस्सेदारी को बढ़ाने का रखा गया है। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने GDP का 5% रक्षा पर खर्च करें। हालांकि अभी वर्तमान में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% ही है और GDP का केवल 2% है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका नाटो को बहुत पैसे देता है और बाकी देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। वहीं खर्च को बढ़ाने के लिए स्पेन ने पहले ही इनकार कर दिया था और फ्रांस, इटली और कनाडा भी इससे सहमत नहीं है। पाकिस्तान पर अरबों डॉलर लौटाने की वजह से सवालों के घेरे में आए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। राजनीतिक अस्थिरता, कम ग्रोथ रेट के बावजूद IMF ने बांग्लादेश को 1.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 10,800 करोड़ रुपए दे दिए हैं। ये कर्ज की चौथी और 5वीं किश्त है। खास बात, IMF भी मानता है कि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके उसे मदद दे दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान को भी IMF से बड़ा वित्तीय पैकेज मिला था। IMF ने बांग्लादेश के लिए पहले से घोषित 4.7 अरब डॉलर के कार्यक्रम को बढ़ाकर अब 5.5 अरब डॉलर कर दिया है, जिसमें एक्सीडेंट क्रेडिट फैसिलिटी समेत कई योजनाएं शामिल हैं। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद अब सीज़फायर लागू हो चुका है। इस बीच ईरान ने उन लोगों की तलाश कर उन्हें सजा देने का काम शुरू कर दिया है जो इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। इसी कड़ी में ईरान ने आज सुबह जासूसी के आरोप में 3 लोगों को फांसी की सजा दे दी है, जबकि कुल 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक बुधवार को ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिया जेल में फांसी की सजा दी गई। पश्चिम अजरबैजान देश का सबसे उत्तर पश्चिमी प्रांत है। इरना ने खबर में बताया है कि ईरान की न्यायपालिका का हवाला देते हुए बताया गया है कि इन लोगों पर देश में हथियार लाने का आरोप था। ईरान ने इजराइल के साथ अपने युद्ध के दौरान कई लोगों को फांसी की सजा दी है। ईरान और इजराइल की जंग अमेरिकी दखल के बाद अब खत्म हो गई है। 12 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद अब ईरान ने जहां अपने एयरोस्पेस को भी खोल दिया है, वहीं इजराइल ने भी अपने यहां सभी तरह के बैन को हटा लिया है। सीज़फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के लोगों ने राहत की सांस भी ली है। 12 दिनों तक चली इस लड़ाई में
पहली बार इजराइल और ईरान के बीच सीधी टक्कर हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने भी इजराइल के पक्ष में उतरकर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का काम किया, जिसके बाद ईरान ने कई हमले किए, यहां तक कि कतर में यूएस बेस को भी उसने निशाना बनाया। हालांकि अब सीजफायर हो गया है, लेकिन चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। चीन से परेशान जापान ने पहली बार एक ऐसा कदम उठाया है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण करने का काम किया। देश की सेना मिसाइल के परीक्षण की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जापान ने यह परीक्षण चीन से खतरे को देखते हुए हाल के कुछ सालों में अपनी सैन्य तैयारियों को और बढ़ाने के लिए किया है। जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में टाइप 88 मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अधिकारियों ने बताया है कि ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली आर्टिलरी ब्रिगेड के अभ्यास में लगभग 300 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने होक्काइडो के दक्षिणी तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित जहाज पर परीक्षण मिसाइल से निशाना साधा। इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर हो चुका है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले भी रोक दिए हैं। जंग में इजराइल और ईरान दोनों को ही काफी नुकसान हुआ है। भले ही इजराइल और ईरान के बीच जंग थम गई हो, लेकिन रूस यूक्रेन जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूसी सेना ने भयंकर हमला करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रूस ने इन हमलों में भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और इसी के साथ तोप के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना की तरफ से किए गए हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर है और लगभग 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के मेजर रैंक के अधिकारी मोइज अब्बास को दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान संगठन ने मार गिराया। मोइज अब्बास वही पाकिस्तानी अधिकारी था जिसने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में टीटीपी के 11 आतंकियों को भी मार गिराया गया है, जबकि 2 अन्य सैनिक भी मारे गए हैं।